इंसानों ने चांद पर तो कदम रख ही दिया है, समंदर की सबसे गहरी खाइयों का भी नक्शा बना लिया है। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें। हाँ, एवरेस्ट पर तो आजकल बाकायदा ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह बची ही नहीं है जिसे इंसान ने अपनी तकनीक और जज्बे से फतह न कर लिया हो। लेकिन एक जगह आकर इंसान का सारा अहंकार, सारी तकनीकी ताकत एकदम ठिठक जाती है। हाँ, एक ऐसा पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट से पूरे 2200 मीटर छोटा है, जिसकी ऊंचाई महज 6638 मीटर है। फिर भी आज तक कोई इंसान उसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया है। हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की। और ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब एक तरफ दुनिया मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रही है, हाँ। और दूसरी तरफ धरती पर ही मौजूद एक पहाड़ हमें लगातार एक अनसुलझी चुनौती दे रहा है। ये सिर्फ एक भौगोलिक ढांचा नहीं है। सही कहा। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण में इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे पास जो भी स्रोत मौजूद हैं, जो ठोस डेटा है, हम उसकी परतों को उधेड़ेंगे। बिल्कुल, ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कैलाश पर्वत पर आज तक किसी के कदम क्यों नहीं पड़े। क्या इसके इर्द गिर्द जो अलौकिक शक्तियों और चमत्कारों का जो एक मायाजाल बुना गया है, उसमें कोई सच्चाई है, या फिर इस अदृश्य दीवार के पीछे कोई बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और मानवीय कारण छिपा है। सोचने वाली बात यह है कि इंसानी फितरत जो हमेशा से हर अजय चीज पर अपना झंडा गाड़ना चाहती है, वो आखिर इस एक पहाड़ के सामने घुटने क्यों टेक देती है। तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उन कहानियों के जंगल से गुजरना होगा जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया में। हाँ, इंटरनेट ने तो माउंट कैलाश को एक पूरी तरह से रहस्यमयी और अलौकिक जगह बना दिया है। इंटरनेट पर तो दावों की कोई कमी है ही नहीं। सोशल मीडिया को देखा जाए तो ऐसा लगता है जिसे बचपन में जो भूतों और जादुई दुनिया की कहानियां सुनी जाती थी, उन्होंने अब मॉडर्न व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का रूप ले लिया है। एकदम सही। सबसे बड़ा दावा जो बार बार सामने आता है वो है टाइम मशीन या टाइम डायलेशन का। मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जहां भारी गुरुत्वाकर्षण या तेज गति के कारण समय की रफ्तार बदल जाती है, जो कि असली फिजिक्स है। हाँ, लेकिन इंटरनेट ने इस कॉन्सेप्ट को उठाकर सीधा एक पहाड़ से जोड़ दिया है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि विज्ञान के एक बहुत ही जटिल सिद्धांत को कितनी आसानी से एक मिथक में बदल दिया गया। बिल्कुल, जैसे मशहूर आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव का वो दावा काफी वायरल है। उसमें कहा गया कि कैलाश पर्वत पर महज 2.5 घंटे बिताने के बाद उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। अच्छा। इसके उलट कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो दावा करती हैं कि वहां जाने पर नाखून और बाल हफ्तों की बजाय कुछ ही घंटों में बढ़ने लगते हैं। हाँ, ये बहुत ही आम दावा है। और सबसे डरावनी कहानी तो वो है 4 साइबेरियन पर्वतारोहियों की, जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और महज 1-1.5 साल के अंदर उन पर ऐसा भयानक बुढ़ापा आया कि उनकी मौत हो गई। कोई भी आम इंसान जब ये सुनेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन दावों की जड़ में जाएं तो एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। ये सारे चमत्कारी दावे जिन्हें आज लाखों लोग सच मानकर शेयर कर रहे हैं, उनका स्रोत न तो कोई प्राचीन ग्रंथ है और ना ही कोई बड़ी वैज्ञानिक संस्था। तो फिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इन सब का सिरा जुड़ता है सिर्फ एक इंसान से। साल 1999 में तिब्बत गए एक रशियन व्यक्ति जिनका नाम था एंस मुल्दाशेव। एक रशियन व्यक्ति? क्या वो कोई जाने माने भूवैज्ञानिक या फिजिक्स के बड़े रिसर्चर थे जिनकी बातों को इतनी अहमियत दी गई? बिल्कुल नहीं। मुल्दाशेव पेशे से एक आई सर्जन थे, यानी आंखों के डॉक्टर। आंखों के डॉक्टर? हाँ। तिब्बत से लौटने के बाद उन्होंने अचानक ये दावा कर दिया कि कैलाश पर्वत अंदर से पूरी तरह खोखला है। अच्छा। अब प्राचीन सभ्यताओं के लोग आज भी समाधि में बैठे हैं और वहां समय तेजी से भागता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन बातों को किसी भी प्रामाणिक साइंटिफिक जर्नल में कभी प्रकाशित नहीं किया गया। तो एक आंखों के डॉक्टर ने माउंटेन जियोलॉजी पर एक पूरी कहानी गढ़ दी। हाँ, और अगर उनके बाकी विचारों पर गौर करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। मतलब? मुल्दाशेव एक ऐसे व्यक्ति थे जो जल परियों और वैम्पायर्स के वजूद पर पक्का विश्वास रखते थे। अरे बाप रे। उन्होंने तो रोमानिया में जाकर ड्रैक्युला का असली अंडरग्राउंड महल ढूंढ निकालने का दावा भी किया था। कमाल है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रैक्युला और जल परियों को सच मानता हो, उसकी गढ़ी हुई बातों को दुनिया ने एक भौगोलिक सत्य मान लिया। लेकिन उस साइबेरियन पर्वतारोहियों वाली खौफनाक मौत की कहानी का क्या वो भी इसी इंसान के दिमाग की उपज थी? वो कहानी भी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। सच में? हाँ,
रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर इस बात का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका? न तो रूस के किसी रिकॉर्ड में उन पर्वतारोहियों के नाम दर्ज हैं, न उनकी उम्र का कोई डेटा है, और न ही उनके डेथ सर्टिफिकेट्स दुनिया में कहीं मौजूद हैं। तो ये कहानी आई कहाँ से? ये सिर्फ एक रशियन टैब्लॉइड अखबार में छपी अफवाह थी, जिसे बिना जांचे परखे लोगों ने सच मान लिया। तो अगर ये अलौकिक दावे, ये टाइम मशीन और ये डर सिर्फ इंटरनेट की फैलाई हुई अफवाहें हैं, तो फिर कैलाश में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? क्योंकि अगर इसकी तस्वीरों पर गौर किया जाए तो ये किसी आम पहाड़ जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। इसका आकार एक परफेक्ट पिरामिड की तरह है। बिल्कुल। मान लेते हैं कि ये भूविज्ञान का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उन 2 झीलों का है जो इसके ठीक नीचे स्थित हैं। मैं यहाँ आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। इसके बेस पर 2 बेहद रहस्यमयी झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों एक दूसरे से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सही कहा। एक का पानी एकदम मीठा और ताजा है, जिसमें जीवन पनपता है, और ठीक उसके बगल वाली राक्षस ताल का पानी इतना खारा है कि वहां कोई मछली, कोई पौधा जिंदा नहीं रह सकता। एक ही जगह पर, एक ही वातावरण में, एक ही मौसम के नीचे 2 इतनी अलग झीलें कैसे हो सकती हैं? भूविज्ञान इसे कैसे समझाता है? क्या ये प्रकृति का कोई चमत्कार नहीं है? देखिए, प्रकृति का करिश्मा तो जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक विज्ञान काम करता है। सबसे पहले इसके पिरामिड वाले आकार को समझ लेते हैं। हाँ, वो पिरामिड जैसा क्यों है? ये कोई एलियंस का बनाया हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि करीब 25 लाख साल पहले शुरू हुए आइस एज यानी हिमयुग का नतीजा है। अच्छा। लाखों सालों तक ग्लेशियर्स ने इन चट्टानों को काटा और तराशा है। यूरोप के आल्प्स माउंटेन रेंज में मैटरहॉर्न नाम का एक पहाड़ है, जो बिल्कुल कैलाश की तरह एक परफेक्ट पिरामिड दिखता है। और वो जीवों वाला मामला, मीठा और खारा पानी एक साथ कैसे? हाँ, वहाँ विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर नियम लागू होता है। राक्षस ताल दरअसल एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक लैंडलॉक्ड झील है। इसमें पहाड़ों से पानी आ तो सकता है, लेकिन इसके बाहर निकलने का कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं है। जब सूरज की गर्मी से पानी का वाष्पीकरण होता है, तो सिर्फ शुद्ध पानी भाप बनकर उड़ता है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर गैस पर पानी का कोई बर्तन उबलने के लिए छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही। कुछ देर बाद सारा पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन बर्तन की सतह पर सफेद मिनरल और नमक की एक परत जम जाएगी। एकदम सटीक उदाहरण। सदियों से राक्षस ताल एक ऐसे ही विशाल बर्तन की तरह काम कर रहा है। पानी लगातार वाष्पीकृत हो रहा है, लेकिन नमक और मिनरल्स वही झील में जमा होते जा रहे हैं, जिससे वो अत्यधिक खारी हो गई है। और मानसरोवर का पानी मीठा क्यों है? क्योंकि मानसरोवर झील कोई ऊंचाई पर स्थित है। वहां का मीठा पानी ओवरफ्लो होकर लगातार राक्षस ताल में गिरता रहता है, इसलिए मानसरोवर अपना पानी बदलता रहता है और ताजा रहता है। और राक्षस ताल उस पानी के सारे मिनरल्स को इकट्ठा करता रहता है। बिल्कुल। कजाकिस्तान में बालखाश नाम की एक झील है। वहां तो एक ही झील का आधा हिस्सा मीठा है और आधा खारा। ये विज्ञान की दुनिया में कोई अनोखी घटना नहीं है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब विज्ञान इन झीलों जैसी प्राकृतिक घटनाओं को इतनी सरलता से समझा देता है, तो अफवाहें फैलाने वाले एक नया रास्ता अपना लेते हैं। हाँ, वो लोग विज्ञान का ही मुखौटा पहनकर नए दावे ले आते हैं। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा दावा ये चलता है कि माउंट कैलाश की भौगोलिक स्थिति गणित के हिसाब से एकदम सटीक है। कहा जाता है कि ये नॉर्थ पोल से बिल्कुल 66 किलोमीटर और साउथ पोल से 13,332 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये दावा बहुत आम है और लोग इसे खूब शेयर करते हैं। और बात सिर्फ दूरियों की नहीं है, लोग ये भी फॉरवर्ड करते हैं कि नासा ने यहाँ 3000 से 8000 नैनो टेस्ला की एक अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड खोजी है। अच्छा, नासा का नाम जोड़ दिया। अगर इंसानी मनोविज्ञान को देखा जाए, तो जब कोई 666 जैसा सटीक और रहस्यमयी नंबर सुनता है और उसके साथ नासा जैसी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्था का नाम जोड़ दिया जाता है, तो दिमाग अपने आप उस पर विश्वास कर लेता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही चालाकी भरा मनोवैज्ञानिक तरीका है।
लेकिन क्या हमारा वास्तविक डेटा इस बात का समर्थन करता है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। तो असल दूरियां क्या हैं? अगर हम वास्तविक दूरियों की बात करें तो कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से लगभग 650 किलोमीटर दूर है, न कि 666। इसी तरह साउथ पोल से इसकी दूरी करीब 13,400 किलोमीटर है। ये जो 666 का आंकड़ा है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग में एक रहस्यमयी पैटर्न और भ्रम पैदा करने के लिए घड़ा गया है। और नासा वाला दावा, क्या नासा की किसी भी स्टडी में वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड या असामान्य ऊर्जा का जिक्र है? ये दावा भी पूरी तरह से बेबुनियाद है। नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने 20 जनवरी 2003 को एस्टा यानी एडवांस्ड स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर के जरिए तस्वीरें ली थीं। इन तस्वीरों में 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें सामान्य रोशनी से लेकर थर्मल इंफ्रारेड तक सब शामिल था। नासा की विस्तृत रिपोर्ट और उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर कहीं भी किसी असामान्य ऊर्जा या किसी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का कोई जिक्र तक नहीं है। मतलब उनके लिए कोई जादुई जगह नहीं है? भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके लिए यह सिर्फ एक सामान्य चट्टानी पहाड़ है। ठीक है, मान लेते हैं कि नासा को वहां कोई रहस्यमयी ऊर्जा नहीं मिली और दूरियों के आंकड़े भी झूठे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात पर असहमत होना चाहूंगा। हाँ, बताइए। तो फिर लोग इस तरह बीमार क्यों पड़ रहे हैं? उन्हें अजीबोगरीब आकृतियां क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि वे 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं। इस ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बहुत तेजी से गिर जाता है। मेडिकल साइंस में इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया? यह दिमाग पर कैसे असर डालता है? देखिए, जब आपके दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो सरवाइव करने के लिए संघर्ष करने लगता है। ऐसे में दिमाग की नसों में सूजन आ सकती है, जिसे सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। अच्छा। इसी सूजन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो भयानक सिरदर्द होता है। दिमाग जब भ्रमित होता है तो लोगों को अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें वे कोई अलौकिक साया मान लेते हैं। तो उनका दिशा से भटक जाना इसी मेडिकल कंडीशन का नतीजा है? बिल्कुल, ये विशुद्ध रूप से शरीर का प्राकृतिक विज्ञान है, कोई जादुई शक्ति नहीं जो उन्हें पहाड़ चढ़ने से रोक रही हो। तो अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। हाँ। अगर इस पूरी गुत्थी को जोड़कर देखा जाए, हाँ। ना तो यहाँ कोई टाइम मशीन काम कर रही है। हाँ। झीलों के खारेपन को विज्ञान बहुत आसानी से समझा देता है। और नासा के नाम पर फैलाई गई मैग्नेटिक फील्ड की बात भी झूठी है। और पर्वतारोहियों की बीमारी सिर्फ ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया का नतीजा है। अगर एवरेस्ट पर भी हाइपोक्सिया होता है और फिर भी लोग वहां जाते हैं, तो फिर आखिर इस पहाड़ पर कोई चढ़ा क्यों नहीं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर अड़चन ना तो भौतिकी में है और ना ही जीव विज्ञान में, तो यह अदृश्य दीवार आखिर खड़ी कहाँ है? इंसान ने एवरेस्ट को फतेह कर लिया, तो कैलाश को क्यों नहीं? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका असली जवाब किसी चट्टान या मौसम में नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान, संस्कृति और आस्था में छिपा है। आस्था में? हाँ, माउंट कैलाश दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। ये दुनिया के 4 बड़े धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये तो है। पूरी दुनिया में श्रीलंका के एडम्स पीक के अलावा शायद ही कोई और ऐसा पहाड़ हो जिसे इतने अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ इतना पवित्र मानते हों। बिल्कुल। और हर धर्म की अपनी बेहद प्राचीन और गहरी कथाएं इस पर्वत से जुड़ी हुई हैं। हाँ। हिंदू धर्म की मान्यताओं में ये भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। वो कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, जहां रावण ने अपने अहंकार में कैलाश को उठाना चाहा था और शिवजी ने महज अपने पैर के अंगूठे के दबाव से उसे वहीं दबा दिया। सही कहा। और जैन धर्म में इस जगह को अष्टापद कहा जाता है, जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने मोक्ष प्राप्त किया था। और बौद्ध धर्म में भी इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं। हाँ, बौद्ध धर्म में मिलारेपा की एक बहुत ही सुंदर कथा है। कहा जाता है कि उन्होंने एक चुनौती जीतने के लिए सूरज की पहली किरण पर बैठकर कैलाश की चोटी तक का सफर तय किया था। बहुत ही गहरी बात है। जब इस तरह की कथाएं किसी स्थान से जुड़ जाती हैं, तो वो जगह सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं रह जाती, बल्कि वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक जीवंत देवता का रूप ले लेती है। और यही वो जीवंत देवता का दर्जा है जिसने इसे आज तक इंसानी कदमों से अछूता रखा है। तो मतलब शारीरिक या तकनीकी रूप से इस पर चढ़ना असंभव नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। कई बेहतरीन पर्वतारोहियों ने इस पर रास्ते तलाशे हैं।
1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर हूज रटल्स ने इसका मुआयना किया था। लेकिन इस बात को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है इटली के महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर। राइनहोल्ड मेस्नर, माउंटेनियरिंग की दुनिया का वो नाम जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंची दुनिया की सारी 14 चोटियों को फतह किया है। बिल्कुल। वो इंसान जो एवरेस्ट पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ गया था, उनके लिए 6600 मीटर की चोटी चढ़ना तो बहुत मामूली बात रही होगी। एकदम सही कह रहे हैं आप। और साल